नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार टीवी ग्लोबल। मैं ब्रजेश दुबे। अंचल कार्यालयों की बदहाल व्यवस्था को लेकर मानवाधिकार जागरूकता तक रांची में उठे गंभीर सवाल, सुधार की मांग तेज। रांची से विशेष संवाददाता। झारखंड में मानवाधिकारों को लेकर एक और जहां जमीनी स्तर की समस्याओं को लेकर आवाज़ बुलंद हो रहा है, वहीं दूसरी ओर नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए संगठित प्रयास भी तेज हो गए हैं। राजधानी रांची स्थित प्रेस क्लब में आयोजित दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मानव अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर गहन जांच चर्चा हुई, जिसमें प्रशासनिक व्यवस्था की खामियां खुलकर सामने आई और सुधार के लिए ठोस सुझाव दिए गए। अंचल कार्यालयों की स्थिति पर उठे गंभीर सवाल। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से जुड़े मुद्दों पर आयोजित एक बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता अंकित कुमार लाल ने अंचल कार्यालयों की वर्तमान स्थिति पर गंभीर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि आज भी आम नागरिक चाहे ग्रामीण हो या शहरी अपने बुनियादी अधिकारों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर है। उन्होंने जमीन संबंधित कायरों, दाखिल खारिज, प्रमाण पत्र निर्गमन जैसी प्रक्रियाओं में हो रही अनावश्यक देरी को मानवाधिकार हनन का संकेत बताया है। उनके अनुसार पारदर्शिता की कमी, जवाबदेही का अभाव और सूचना की कमी के कारण लोग दलालों और भ्रष्ट तंत्र का शिकार बनते जा रहे हैं। अंकित कुमार लाल ने स्पष्ट कहा कि जब तक निचले स्तर की प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, तब तक मानवाधिकार केवल कागजों तक सीमित रह जाएंगे। सुधार के लिए ठोस सुझाव। उन्होंने केवल समस्याओं को उजागर नहीं किया, बल्कि समाधान के लिए भी कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिसमें प्रशासनिक प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण, समयबद्ध सेवा गारंटी लागू करना, अधिकारियों की जवाबदेही तय करना, जन सुनवाई व्यवस्था को मजबूत बनाना। उनका मानना था कि इन सुधारों को लागू करने से आम जनता को बड़ी राहत मिल सकती है और सरकार व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा। मानव अधिकार कार्यशाला में कानून और अधिकारों पर प्रशिक्षण। इसी क्रम में हमर अधिकार मंच द्वारा रांची प्रेस क्लब के कॉन्फ्रेंस हॉल में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2093 और उनके 2019 संशोधन पर एक विस्तृत कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में झारखंड के 14 जिलों से आए प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन और राष्ट्रगान के साथ हुई। कार्यशाला का संचालन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट दीपेश निराला ने किया, जिन्होंने प्रतिभागियों को मानवाधिकार कानूनों की विस्तृत जानकारी दी। मानव अधिकार न्यायालयों को सक्रिय करने की मांग। दीपेश निराला ने अपने संबोधन में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 30 का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य के प्रत्येक जिले में अधिसूचना सेशन न्यायालयों को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में सक्रिय किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायालयों में विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति हो, आम लोगों के बीच इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, लोगों को उनके अधिकारों के उपयोग के लिए जागरूक किया जाए। उन्होंने सिमडेगा में ऊर्जा विभाग के खिलाफ लड़े गए एक केस का उदाहरण देते हुए बताया कि जानकारी के अभाव में लोग इन व्यवस्थाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। मानव अधिकार आयोग में नियुक्ति की मांग तेज। कार्यशाला में शामिल प्रतिभागियों ने सरकार से मांग की है कि झारखंड मानवाधिकार आयोग में वर्षों से खाली पड़े अध्यक्ष और सदस्यों के पद पर जल्द नियुक्ति की जाए, ताकि आयोग प्रभावी रूप से कार्य कर सके। जागरूकता और सुधार दोनों की जरूरत है। बैठक और कार्यशाला में उपस्थित वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि मानवाधिकार केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विषय नहीं है, बल्कि इसकी असली जड़ें स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था में है। यदि अंचल कार्यालयों जैसे संस्थानों में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता लाई जाती है, तो यह सीधे आम जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में सहायक होगा। निष्कर्ष। रांची में आयोजित इन दिनों कार्यक्रमों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि झारखंड में मानव अधिकारों की स्थिति को सुधारने के लिए केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे जमीनी स्तर पर लागू करना और लोगों को जागरूक करना भी उतना ही जरूरी है। अंकित कुमार लाल द्वारा उठाए गए सवाल और दीपेश निराला द्वारा दिए गए प्रशिक्षण यह संकेत देते हैं कि प्रशासनिक सुधार और जन जागरूकता साथ साथ आगे बढ़े तो मानव अधिकारों की वास्तविकता सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। तो आप देख रहे थे समाचार टीवी ग्लोबल। धन्यवाद। परंतु यह कि इस उपधारा के अधीन की गई प्रत्येक नियुक्ति उस राज्य के संबंध में जिसके लिए साझा अध्यक्ष या सदस्य या दोनों जैसी भी स्थितियों नियुक्त किया जाना है, धारा 22 की उपधारा 1 के अधीन विनिर्दिष्ट समिति की सिफारिशों प्राप्त करने के पश्चात ही कही जाएगी। जो भी समिति बनेगा साझा अध्यक्ष का, 2 राज्यों का, 3 राज्यों का, तो जब तक समिति का सिफारिश नहीं होगा तब तक आप कुछ इसमें कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मामला
जुडिक्शन का है। अब आ रहा है इसमें आपको दिल्ली के लिए भी बात किया गया है सबसेक्शन 8 कि क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की दशा में मानव अधिकारों से संबंधित कृत्यों के संबंध में आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। तो दिल्ली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, राज्य की राजधानी मतलब पूरे देश की राजधानी है, वहां पर कोई भी कार्रवाई करेगा तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ही करेगा, लेकिन बाकी जगहों पर वहां का स्टेट कमीशन भी काम कर सकता है। और फिर इसमें वो इस चीज को फॉलो तो ले सकते हैं कि नहीं? देखिए, इसके लिए FSSAI का लाइसेंस होता है। आपका जो भी CMO है वो जिला में इसके लिए लाइसेंस देते हैं, तो पहला कंप्लेन आप वहां करना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि यह भी ह्यूमन राइट डिग्निटीफुल लाइफ आपको जीना है, जब आपका आहार ही ठीक नहीं होगा तो गरिमापूर्ण जीवन कहां से होगा। आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, इसके लिए भी आप परस्यू कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए सलाह होगा कि पहले आप FSSAI लाइसेंस ऑथोरिटी में जाएं, वहां पहले कंप्लेन करें। क्या बोलिए? देखिए, स्व मोटो है कि स्व प्रेरणा से मुझको लगा ये गलत हुआ, मैंने वो चीज पे स्व मोटो कॉग्निजेंस ले लिया। कॉग्निजेंस का मतलब होता है संज्ञान, कि अब वो उसकी प्रोसीडिंग में अपने कोर्ट में चलाऊंगा, अपने प्राधिकार में चलाऊंगा। स्व मोटो मतलब स्व प्रेरणा से, और कॉग्निजेंस की अब उसकी प्रोसीडिंग मेरे यहाँ चलेगी। तो कॉग्निजेंस जो है वो ऑन कंप्लेंट पिटीशन भी लिया जा सकता है, और स्व मोटो पे जो है उस पर भी कॉग्निजेंस हो सकता है। मतलब बिना किसी कंप्लेन के जो अथॉरिटी है खुद ही ले सकते हैं। जैसे हाईकोर्ट में इसको स्व मोटो ले लिया, बिल्कुल स्वतः संज्ञान जो बोलते हैं। सर, मेरा एक क्वेश्चन है। बोकारो जिले से हूँ, नाम संतोष कुमार हुआ। क्वेश्चन ये सर कि बोकारो जिले में 40 ब्लॉक है, 40 ब्लॉक में जो है कुछ विशेष क्षेत्र जहाँ पर जो है सर्टिफिकेट आय वैसे जाति जिसमें आय जो है ऑनलाइन नहीं बनते हैं, आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनते हैं, और इसमें लगभग 1 लाख से अधिक लोग जो है प्रभावित हैं। वहाँ के विस्थापित क्षेत्र प्लस सेक्टर एरिया, तो वहाँ का ऑनलाइन सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है। तो इस मामले को मैं कहाँ उठा सकता हूँ, RTI में या ह्यूमन अथॉरिटी में? देखिए, आपका बोकारो जो बड़ा विशिष्ट क्षेत्र, 10 साल मैंने वहाँ सेवा दिया है, इसलिए वहाँ का मुझे अच्छा ज्ञान है। आपका क्षेत्र ऐसा भी है जो कि विस्थापित क्षेत्र है, वो ना तो पंचायत में है और ना ही नगर पालिका में है। वोटिंग आप कर रहे हैं, MP MLA बना रहे हैं, मुखिया चुन रहे हैं, लेकिन आपको ना तो पंचायत का लाभ मिल रहा है ना ही नगर पालिका का। ऐसा क्षेत्र आपके यहाँ है, जी हाँ है। और ये विवाद आज तक चले जा रहा है, और ये मामला अभी भी सब जुडिस है। तो आपका क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कीजिए। मेरा क्वेश्चन है कि वहाँ पर जो क्षेत्र है वहाँ आवासीय और जाति दोनों ऑनलाइन बन रहे हैं, लेकिन आय प्रमाण पत्र जो है वो नहीं बन रहा है ऑनलाइन। देखिए, आय प्रमाण पत्र का थोड़ा सा यहाँ पर हमको बहुत अच्छी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये कार्मिक विभाग का मामला है। इसमें आय का जो है ये स्लैब बढ़ते घटते रहता है, इसलिए OBC में आपका ऑनलाइन बनता ही नहीं है। तो ये तो वहाँ के CO से आपको संपर्क CO सर से संपर्क कर रहे हैं हम लोग पिछले 4 साल से, जो है ना लगातार उसने संपर्क किया, बोल रहे DC साहब से संपर्क कीजिए। DC साहब बोलते हैं कि ये स्टेट का मामला है। तो कार्मिक सचिव से संपर्क कीजिए। हाँ, ये आइडिया प्रोजेक्ट भवन में कार्मिक है, उसका नोडल विभाग है कार्मिक, जितना भी प्रमाण पत्र बनाना है, तो कार्मिक सचिव जो उससे संपर्क कीजिए। इसके बारे में जानकारी RTI के द्वारा ले सकता है या ह्यूमन विभाग को? नहीं, RTI के द्वारा। RTI के द्वारा जानकारी ले सकते हैं। लेकिन सर्कल ऑफिसर तो वही अथॉरिटी है टू इशू इनकम सर्टिफिकेट। रिक्रूट कर रहे हैं ना, हमको नहीं है जानकारी। DC को भी जानकारी। डिप्टी कमिश्नर से आप कंप्लेन लॉन्च किए? हमने उससे बात राइटिंग में कंप्लेन लॉन्च का भी किए? मामला है, RTI का भी मामला है। सर राइटिंग में सर कंप्लेन लॉन्च कर डिप्टी कमिश्नर को सर, बाद में क्या मामला सर? CO इज द अथॉरिटी टू इशू इनकम सर्टिफिकेट। वो ठीक है, लेकिन वहाँ पर जब वो रिक्रूट कर रहा है तो आप उससे लड़िए क्या? सर ही हैज टू राइट इन राइटिंग टू डिप्टी कमिश्नर द देन अथॉरिटी। तो इसलिए हमने कहा कि आप RTI लगा के पूछिए। जी सर, ओरल बात की है। आप पहले इन्फॉर्मेशन तो गैदरिंग कीजिए, जी। एविडेंस ही नहीं रहेगा तो लड़िएगा कहाँ से? कैसे लड़ेंगे? कैसे रिटेल में जाना है सर? रिटेल में आगे जाना है। बताइए। सर, अभी अंचल कार्यालय में CO से परेशान, जमीनी बात को लेकर परेशानी है कि उनका जमीन जो है को है, मतलब सिविल न्यायालय का सारा पावर इसको दे दिया गया है, चाहे वो केंद्रीय मानव अधिकार आयोग हो, चाहे वो राज्य मानव अधिकार आयोग हो, चाहे वो ह्यूमन राइट कोर्ट हो। अब CPC 1908 में क्या क्या है, वो चीजों को यहाँ पर आपको 6 पॉइंट में बताया गया है। किसी को भी सम्मन कर सकता है, किसी का भी एग्जामिन कर सकता है,
किसी कोई भी डॉक्यूमेंट वो प्रोड्यूस करा सकता है, कोई भी एविडेंस ले सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट का प्रतिलिपि ले सकता है, साक्षियों को बुला सकता है, उनसे दस्तावेज ले सकता है, उनके लिए कमीशन निकाल सकता है, या कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए। यहाँ पर उसको फिर इनहेरेंट पावर दे दिया कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे सिविल न्यायालय आपको नोटिस आता है और फिर उसके बाद जज साहब वहां पर आपको बुलाने से लेके एविडेंस से लेके आपको कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करा सकते हैं, ये भी कर सकता है। दूसरा, आयोग को किसी व्यक्ति से ऐसे विशेषाधिकार के अधीन रहते हुए जिसका उस व्यक्ति द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दावा किया जाए, ऐसी बातों या विषयों पर इत्तिला देने की अपेक्षा करने की शक्ति होगी। इंफॉर्मेशन मांग सकता है। अभी हम लोग को इंफॉर्मेशन मांगना है तो हम लोग आरटीआई का प्रयोग करते हैं, लेकिन आयोग को वो पावर है कि डायरेक्ट इंफॉर्मेशन किसी से भी ले सकता है। इसका सेक्शन 3 जो है, सेक्शन 3, आयोग या आयोग द्वारा इस निमित्त विशेषता प्राधिकृत कोई ऐसा अन्य प्राधिकारी जो राष्ट्रीय पत्रित अधिकारी की पंक्ति से नीचे का ना हो। मतलब यहाँ पर भी गजेटेड ऑफिसर से नीचे का काम नहीं चलेगा। वैसे लोगों से दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 100 के उल्लंघनों के जहां तक वे लागू हो अधीन रहते हुए ऐसे किसी भवन या स्थान में, अब ये कोई भी भवन जो कि या वो स्थान जिसकी बाबत आयोग के पास यह विश्वास करने का कारण है कि जांच की विषय वस्तु से संबंधित कोई दस्तावेज वहां पाया जा सकता है, प्रवेश कर सकेगा। वहां पर उसको एंट्री पावर दे दिया गया है कि आप वहां जा सकते हैं अपनी टीम के साथ, और किसी ऐसे दस्तावेज को अभिगृहित कर सकेगा या उससे उसके दौरान या उसकी प्रतिलिपि ले सकेगा। मतलब वो डॉक्यूमेंट ले सकता है या डॉक्यूमेंट की कॉपी ले सकता है। ये उसके पावर, मतलब उस प्रीमिसेस में प्रयोग घुस सकता है, वहां से डॉक्यूमेंट ले सकता है या उस डॉक्यूमेंट की कॉपी ले सकता है। अब यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है सबसेक्शन 4 में, आयोग को सिविल न्यायालय समझा जाएगा। मतलब आयोग का जो ताकत है वो सिविल न्यायालय का सारा ताकत उसको दे दिया गया। और जब ऐसे अपराध जो भारतीय दंड संहिता की धारा 175, 176, 169, 180, 228 में वर्णित है, तो ये सब आप जब देखिएगा इसमें आईपीसी में, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे 175 ओमिशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, 178 जो है रिफ्यूजिंग ओथ और अफर्मेशन है, 179 रिफ्यूजिंग टू आंसर ऑथराइज टू आंसर है, और 180 में रिफ्यूजिंग टू साइन स्टेटमेंट है, या 228 में है इंटेंशनली इंसल्ट और इरप्शन इन जुडिशियल प्रोसीडिंग है। जो लोग वहां पर आपको रोकेंगे, टोकेंगे, या आपको वहां पर घुसने नहीं देंगे, या आपको वहां डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे, या वहां पर आपको डॉक्यूमेंट की कॉपी नहीं देंगे, तो उनके लिए क्या उपचार है, उसके लिए भी यहाँ पर उसका दवाई का व्यवस्था कर दिया गया है। उस मामले में ऐसे मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा जिसे उसका विचारण करने की अधिकारिता है, और वह मजिस्ट्रेट जिसे कोई ऐसा मामला भेजा जाता है अभियुक्त के विरुद्ध शिकायत सुनने के लिए इस प्रकार अग्रसर होगा मानो वह मामला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 346 के अधीन उसको भेजा गया हो। यह दूसरे मजिस्ट्रेट को भी मामला रेफर कर सकता है।